इकोनॉमिक्स से संबंधित एक टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर, एग्रीकल्चर पर, इंश्योरेंस, बैंकिंग और स्टॉक मार्केट इत्यादि पर जो बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी का, तो उसमें एग्रीकल्चर जो है बहुत प्रभावित हुआ। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता रहा। पहले तो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने इससे पहले एक टॉपिक के अंतर्गत आपको डिटेल में बताया है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन को भी आप लिंक में देख सकते हैं, जिससे कि सारे वीडियोस आपको सिस्टमेटिकली अवेलेबल होता रहे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये आपको फर्स्ट पेपर में, यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। खासकर ज्योग्राफी के पोर्शन में, इकोनॉमिक्स के टॉपिक में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो निबंध का टॉपिक है, एसे का टॉपिक है, वहां पर भी ये क्वेश्चन एक निबंध के रूप में पूछा जा सकता है। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू के दौरान भी ये जो टॉपिक है इस पर आपकी चर्चा इंटरव्यू बोर्ड के साथ हो सकती है। तो इस नजरिए से इस टॉपिक पर संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम एक फार्मिंग के ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं जिसका बजट जो है वो जीरो है, यानी कि जिसमें जो व्यय होने वाली जो राशि है, जो खर्चा होने वाला जो हमारा हिस्सा है वो कम से कम है, यानी कि जीरो के बराबर है, नगण्य के बराबर है। तो इससे क्या होगा कि जो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज का जो बोझ बढ़ता जा रहा था, उसी का एक एंटी एफर्ट है। मतलब जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हो या सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, तो उसमें हम क्या चर्चा करते हैं फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करिए, मशीनों का इस्तेमाल करिए खेती के दौरान, अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग कीजिए, और इस तरह से हम उत्पादन को खूब तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या करते हैं भाई, मिट्टी की टेस्टिंग कीजिए, इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए खेती के दौरान, इसके अलावा आप जो है खेती के नए नए जो तरीके हैं, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाइए, मार्केटिंग टेक्निक को डेवलप करिए। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। लेकिन भारतीय जो किसान हैं, इंडियन जो फार्मर्स हैं, खासकर रूरल एरियाज में, उसमें जो छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, इन दोनों तरीकों से उतना ज्यादा लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण उनका इंडेप्टनेस यानी कि उनके ऊपर जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने जब एग्रीकल्चर के दो टॉपिक और एलपीजी इम्पैक्ट के दौरान भी आपको ये बताया था कि बड़ी संख्या में अलग अलग हमारे राज्य के अलग अलग भागों में किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ गई, सुसाइड जो रेट था वो बढ़ गया किसानों में, और उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो इंडेप्टनेस यानी कि कर्ज था। तो इन सब चीजों से, समस्या से बाहर आने के लिए जो अलग अलग कृषि वैज्ञानिक भी प्रयास कर रहे थे और हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट थे जो खुद फार्मिंग करते थे, वो लोग भी अपना प्रयास करते रहे। फिर और भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिन परिस्थितियों के कारण इस तरह की खेती की जरूरत पड़ी। जैसे हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से जो हमारा जो पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा था, खासकर फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन से मिट्टी का प्रदूषण बढ़ता जा रहा था, पानी का प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा था, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ रहा था। ठीक, तो इन सब कारणों से जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, जो जिस तरह की खेती हम आज कर पा रहे हैं, जिस तरह के लैंड हमें आज उपलब्ध है, ऐसे ही हम 50 साल बाद भी हमारी खेती जो है उसी तरह की बनी रहे। ऐसा ना हो कि केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से या जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करने से हम किसी समस्या में फंस जाएं, है ना। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने बहुत सारे बीज बनाए, अच्छे बीज बनाए, फायदेमंद बनाए, बहुत लाभान्वित भी हम लोग हुए, लेकिन कई जगहों पर जब साइंटिस्ट या पर्यावरणविदों ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इससे कुछ गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं लोगों के अंदर, क्योंकि इससे हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों से निकल करके एक नई टेक्निक डेवलप करने की परिस्थितियां बनी।
तो पहले तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि आखिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दिया गया कि भाई फार्मर सुसाइड बढ़ते जा रहे थे इंडेप्टनेस के कारण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो डिमांड थी वो भी बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा जो सिंपल तरीके थे, जो सरल तरीके से खेती करने का जो हमारा प्रोसेस था वो भी हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हीं सब कारणों से हमें एक ऐसे खेती के तरीके की जरूरत थी जिसमें छोटे छोटे किसान, जो मैंने एक बार बताया भी था एक एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत, कि हमारे देश में मार्जिनल फार्मर्स यानी ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन वाले जो किसान हैं उनकी संख्या 85% के आसपास है। यानी कि हमारे देश में जितने किसान हैं, जितने फार्मर्स हैं, जितने एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं, फूड प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें 85% मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स हैं। तो इसीलिए हमें एक ऐसे खेती की जरूरत थी जिसमें उनको कम से कम व्यय करना पड़े और जो उत्पादन हो वो अधिक से अधिक हो, जिससे कि उनका बजट जीरो हो और आउटपुट ज्यादा हो, यानी इनपुट जीरो एंड आउटपुट मैक्सिमम। इसी खेती को हम लोग कहते हैं जीरो बजट फार्मिंग, या इसे और भी दूसरे तरीके से कह सकते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो अभी अगर मान लीजिए इसको डिफाइन करने की जरूरत पड़े, जैसे छोटे प्रश्न अगर आप लिख रहे हो तो आप कह सकते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ड्रॉइंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस। क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी पारंपरिक खेती के तरीके थे, जो हमारे आयुर्वेद में भी जिसका उल्लेख है, आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी उल्लेख है खेती के विभिन्न तरीकों का, जो हमारे वेदों में जिसकी जानकारी दी गई है खेती के विभिन्न तरीकों का, तो उस ट्रेडिशनल तरीकों से हम एक तरीका निकालते हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से मिलता जुलता होता है। और ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें हम केमिकल फ्री एग्रीकल्चर यानी रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसी खेती को हम लोग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहेंगे। और क्या बात है, अब जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया इस तरह की खेती को विकसित करने में और प्रचारित करने में, उनमें से एक नाम है सुभाष पालेकर जी का। सुभाष पालेकर जी जो हैं ये विदर्भ के क्षेत्र में बेलोरा एक गांव है विदर्भ क्षेत्र का महाराष्ट्र में, वहां के निवासी हैं। और उन्होंने जो ये खेती का तरीका जीरो बजट फार्मिंग की शुरुआत की 1990 के दशक में, इन द मिड ऑफ 1990 यानी 1995 96 1995 96 के आसपास इन्होंने ये मेथड को एक्सपेंड किया और प्रचारित किया। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया बाद में, 2016 में इनको पद्मश्री भी दिया गया है सुभाष पालेकर जी को। इन्होंने जो तरीका बनाया उससे 2016 में इनको जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई कि पद्मश्री से भी सम्मानित किए जाने वाले ये एग्रीकल्चरिस्ट हैं। और इन्होंने जो तरीका बताया ये एक यूनिक मॉडल है, एक बिल्कुल अद्वितीय तरीका है जिसमें कि एग्रो इकोलॉजी पर जोर दिया जाता है। एग्रो इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो है हम इकोलॉजी के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी वी आर गोइंग टू फार्मिंग अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारे इर्द गिर्द जो पारिस्थितिकी है उसका उपयोग करके जब हम खेती करेंगे तो उसे हम लोग एग्रो इकोलॉजी कहते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसी जगह जहां पर मिट्टी जो है उसमें पानी की उपलब्धता कम है, वाटर कम अवेलेबल है, वहाँ बारिश कम होती है, या वहाँ की मिट्टी जो है वो काली मिट्टी नहीं है, वो मान लीजिए कुछ अलग लाल पीली मिट्टी है, पानी कम है तो स्वाभाविक है वहाँ पर या तो काली ब्लैक सॉइल होगा या फिर वहाँ की जो मिट्टी होगी वो लाल पीली मिट्टी रेड येलो सॉइल होगा, है ना, थोड़ी पानी की उपलब्धता की कमी के कारण। तो ऐसी मिट्टी में और वहाँ का जो वातावरण है, टेम्परेचर है, वो भी अलग है। तो वहाँ के वातावरण के मुताबिक ही खेती का तरीका विकसित करना।
ये नहीं कि फर्टिलाइजर के दम पे या पेस्टिसाइड्स के दम पे या केमिकल प्रोडक्ट के दम पे या कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा डेवलप सीड के दम पे हम खेती कर रहे हैं। एग्रो इकोलॉजी, जैसी इकोलॉजी है वैसी खेती करने के तरीके पर ये फोकस करता है। तो एग्रो इकोलॉजी पर ध्यान देना इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी बात यह है कि एम्स टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नियरली जीरो एंड रिटर्न टू द प्री रिवोल्यूशनरी स्टाइल ऑफ फार्मिंग। फिर और क्या बात कही उन्होंने कि ये इस बात को टारगेट करता है कि हमारा खर्चा जो है वो जीरो के बराबर हो। थोड़ा बहुत खर्चा होगा, वो तो किसान कितना भी गरीब होंगे वो कर लेंगे मैनेज, बट इट शुड बी नियरली जीरो, ये जीरो के नजदीक हो। और इसका जो रिटर्न है, इसका जो रिटर्न है मतलब जब हम उत्पादन करेंगे तो वो उत्पादन जो है वो अधिकतम हो, यानी खर्चा जीरो और आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन मैक्सिमम। और जो प्री रिवोल्यूशनरी स्टेज, तो यहां पर रिवोल्यूशनरी से मतलब है फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन एंड सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इसकी जो प्रोसेस होगी ये हमारा रिवोल्यूशनरी स्टेज की जो प्रक्रिया में हमने जो चेंजेस किए एग्रीकल्चर में उससे भिन्न होगी, वो ट्रेडिशनल होगी। जो मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारी जो वैदिक तरीके थे, वैदिक ऋग्वैदिक तरीका जो हमारा था खेती का, जो ट्रेडिशनल वे था उस पर आधारित होगा। इसके अलावा हमें इसके लिए कोई फर्टिलाइजर, कोई केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं है, और जो हमारी जो कंपोस्ट वगैरह है उसकी भी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका हम आगे बताएंगे आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन फर्टिलाइजर कोई बड़े पैमाने पर आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पैसा नहीं लगेगा। पेस्टिसाइड्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ भी पैसा नहीं लगेगा। इंटेंसिव इरिगेशन या इंटेंसिव क्रॉपिंग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, इरिगेशन के नए नए मेथड्स आप इस्तेमाल करते हैं। तो इरिगेशन का नया मेथड यूज करेंगे, ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करेंगे या स्प्रिंकलिंग इरिगेशन इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए भी तो इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो फिर वही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला ना तो आपको इंटेंसिव इरिगेशन पर कोई खर्च करना है, ना पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, ना ही फर्टिलाइजर खरीदना है, तो फिर उत्पादन कैसे होगा। तो उन्होंने बोला देखिए हमारे पास 4 आधार हैं, वी हैव 4 बेसिस, 4 पिलर्स बोलते हैं इसको। ZNBF हैज 4 पिलर्स, जो जीरो बेस, जो हमारी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसके 4 आधार हैं। पहला है जीवनामृता, जीवनामृता ये लिखा हुआ है जीवनामृता, यानी कि जीवन अमृत। तो जीवन के लिए अमृत यानी क्रॉप के लिए अमृत, पौधों के लिए अमृत। तो क्या है वो अमृत, तो देखिए आपको फर्टिलाइजर खरीदना नहीं है। अगर आपके घर में या गांव में गाय हैं तो आप काउ डंग का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि जो गाय हैं उनके गोबर का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा जो एज्ड काउ यूरिन, यानी कि जो वयस्क जो गाय हैं, और वो भी इंडियन इंडिजेनस काउ ब्रीड, आपको विदेशी काउ ब्रीड का नहीं, इंडियन इंडिजेनस हमारी देसी जो गाय की नस्ल है उसका आप यूरिन का इस्तेमाल कीजिए। तो यूरिन, गोबर, गाय का गोबर, जैगरी, जैगरी मतलब गन्ने का से जो हम लोग गुड़ वगैरह बनाते हैं उसमें जो थोड़े वेस्टेज वगैरह निकलते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। पल्स फ्लोर, वाटर एंड सॉइल, मिट्टी, पानी, जैगरी, पल्स फ्लोर यानी कि दालों का जो कचरा वगैरह होता है, दाल पूरे कंप्लीट दाल की जरूरत नहीं है तो दाल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, या जो दालों की खेती आपने की है, दाल जो आपने लगाया हुआ है तो उसके जो पौधे रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, वो पौधों की जड़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पल्सेज का इस्तेमाल करेंगे, जैगरी का इस्तेमाल करेंगे, एज्ड काउ यूरिन का इस्तेमाल करेंगे, देसी गाय का, और काउ डंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, फर्टिलाइजर। इसका उपयोग करेंगे फर्टिलाइजर। अब इसमें आपको खर्च कहाँ करना है, काउ डंग में कोई व्यय नहीं करना है, वो तो आप घर में ही पालते हैं लोग, गांव में जो रहने वाले लोग हैं। यूरिन भी आपको मिल ही जाएगा। जेगरी, गन्ने वगैरह की अगर खेती होती है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा दालों की जो खेती होती है उसके पत्ते, उसकी जड़ें, उसके डंठल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और पानी और मिट्टी जो है जो वो उसको मिला करके आप अपना बना
सकते हैं फर्टिलाइजर। तो ये हो गया जीवनामृता। फिर दूसरा होता है बीजामृता। अब हम दूसरी क्या चीज चाहिए भाई, कीड़े लग जाएंगे अगर पौधे हैं, आपने खेती की हुई है, उसमें कोई प्लांट लगाया हुआ है, चाहे वो गेहूं का लगाया हो या चावल का लगाया हो या जो भी सीजन के मुताबिक, क्योंकि इसमें एग्रो इकोलॉजी पे ध्यान देते हैं। पहले ही आपको जानकारी में है कि जिस तरह की मिट्टी होगी, तापमान होगा, वातावरण होगा, वहां पर पानी की उपलब्धता होगी, उसी के अकॉर्डिंग खेती करना है। हर जगह धान की खेती या चावल की खेती या ज्वार बाजरा की खेती हर जगह नहीं होगी, जैसी जरूरत हो वैसी खेती करिए। और जब खेती करने में आप खर्च करने का टाइम आएगा तो आप फर्टिलाइजर के रूप में ये इस्तेमाल करिए। और आपके पास जो पुराने बीज हैं, जो कि आप जानते ही जनरली भारतीय किसानों के घरों में रहते ही है, जो खेती होती है उसका अगले साल कुछ एरिया जो है वो कुछ बीज अलग से रख लिया जाता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो वहां भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कारण जो हाई वैरायटी या मान लीजिए कोई दूसरी वैरायटी की जो सीड है उसके लिए अलग परिस्थितियां बनानी पड़ेगी, तो वो उसकी जरूरत नहीं है। आपके पास जो बीज है उसी से काम चल जाएगा। गांव में या घर में जो गोबर है, यूरिन है गाय का, उसका इस्तेमाल हो सकता है। बीजामृता के अंतर्गत नीम की पत्ती चाहिए, है ना, नीम लीव्स, पल्प चाहिए, है ना, नीम लीव्स, उससे पल्प मतलब जो नीम से जो निकलने वाले पदार्थ हैं, या मान लीजिए उसके फल हैं, फल भी गिरते रहते हैं नीम के, आप देखिए उसको, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। टोबैको जो तंबाकू की पत्तियां होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज जो हरी मिर्ची होती है अपने खेतों में होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सबको मिला करके एक पेस्ट तैयार करते हैं, एक और पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। तो नीम की पत्ती तो देखिए जंगलों में मिल जाएगा, नीम लीव्स, पल्प भी मिल जाएगा आपको, है ना, आसपास के गांव में या पेड़ में। टोबैको की पत्तियां थोड़ी मात्रा में जरूरत पड़ेगी। ग्रीन चिलीज भी आपको बहुत सस्ते दरों पे मिल जाएगी, तो आप इससे पेस्टिसाइड बना लीजिए। अब पेस्टिसाइड भी हो गया, सबसे पहले सीड हो गया, सीड के अलावा फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर के अलावा बीजामृत, यानी कि आपको जो जरूरत थी पेस्टिसाइड्स की वो भी आपने तैयार कर लिया। और अब बचा क्या, मिट्टी को आपको बेहतर बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप खेतों से उपज लेंगे तो मिट्टी जो है वो कहीं उसमें नमी की कमी हो जाएगी या उसमें वायु की कमी हो जाएगी, मिट्टी के जो अणुओं के बीच जो एयर रहता है वो कम हो जाएगा, तो उपज के लिए उसको भी ध्यान रखना। तो तीसरा होता है अच्छा दाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्चिंग। अगर ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप मल्चिंग ध्यान रखिए। मल्चिंग क्या होती है, ये भी खेती का एक तरीका ही होता है। मल्चिंग में क्या होता है, जो दालें वगैरह की फसल रहती है, जो भी क्रॉप आपने उपजाया है, इवन घास भी, उसको खेत पर बिछा दीजिए। खेत पर बिछा देने से क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो नमी रहती है ना, वो तेज धूप या हवा के कारण वो सूखती नहीं है, यानी खराब नहीं होती। तो इसके कारण क्या होगा, जिस तरह की खेती आपको करनी है उसके लिए मिट्टी में समुचित यानी प्रॉपर एयर और साथ में ह्यूमिडिटी उसमें मौजूद रहेगी। तो देखिए एयर और ह्यूमिडिटी का भी इंतजाम हो गया आपका। और बचा वाष्प मतलब मॉइस्चर, मतलब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। एक तो मल्चिंग करना है और दूसरा वाष्प करना है, यानी कि मतलब वाष्प जिसे बोलते हैं, वाष्प मतलब जिसमें नमी रहती है, ह्यूमिडिटी, तो हो गया मॉइस्चर। अब इसकी क्या जरूरत है, तो इसकी जरूरत है खेती के दौरान जब आप कोई भी क्रॉप लगाएंगे या उसमें अगर कोई फसल लगाने जाएंगे तो उस खेत जो है वो बेहतर ढंग से उसमें ह्यूमिडिटी हो, उसमें एयर हो, वायु हो अणुओं के बीच। और इस कारण से जब भी आप कोई फसल उस पर लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। तो 4 पिलर हैं अपने पास। पहला पिलर हो गया जीवनामृत, दूसरा पिलर हो गया बीजामृत, तीसरा पिलर हो गया अच्छा दाना, चौथा पिलर हो गया वाष्प, है ना। अब ये चारों चीजों का उपयोग करके हमने क्या किया, खेती करना शुरू किया। इसमें कहीं भी आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर लगाना पड़े तो उससे आपकी यानी कि जो छोटे किसान हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने वाला, या कर्ज लेने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी।
तो ये जो मेथड इन्होंने डेवलप किया वो इन्हीं सब चीजों के लिए डेवलप किया, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है कर्ज से लग जाते थे और उनकी स्थिति खराब हो जाती थी। तो ये तरीका बन गया जिससे कि हम किसानों को जो डेब्ट साइकिल था यानी कर्ज का जो चक्र था उससे मुक्त हो सकते थे। दे कैन फ्री फ्रॉम द डेब्ट साइकिल, ये एक उपलब्धि हो जाती है। हेल्प टू डबल इनकम अप टू 2022। अब देखिए इसमें क्या फायदा हो रहा है कि खर्चा कम से कम हो रहा है क्योंकि घर के बीज का इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2, आपके घर में या गांव में जो गाय या जो हमारे गाय हैं उनके यूरिन और गोबर का इस्तेमाल हो रहा है। जो हमारे पास जो पहले से ही नीम के पौधे हैं या बीज हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। और मल्चिंग और वाष्प के माध्यम से मिट्टी की उर्वरकता भी मेंटेन रह रही है। तो समस्या क्या है कि हमारी जो समस्या थी उसका एक निराकरण यहां से हमको मिल रहा है। तो इस समस्या का बहुत बड़ा हल हमें मिल ही गया कि भाई एक तो डेब्ट साइकिल से मुक्त हो गए किसान। दूसरी चीज ये है कि डबल इनकम उनकी, चूंकि खर्चा कम हुआ और जब वो प्रोडक्ट बाजार में आएगा या खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे दोनों तरीकों से। अगर मान लीजिए छोटे किसान हैं और उनकी जितनी चाहिए जरूरत है, अगर उस जरूरत से ज्यादा है उसे बाजार में बेचेंगे तो उसकी कीमत भी उनको ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से केमिकल फ्री हुआ। तो इसकी मार्केटिंग भी अगर की जाएगी, जो सरकार करती भी है, अगर इसका विपणन प्रॉपर वे में किया गया तो इसकी ज्यादा कीमत मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें केमिकल फ्री चीजें, प्रोडक्ट खाने को मिले, क्योंकि वो कई बीमारियां या कई गंभीर ऐसे रोग हैं जो इसी कारण विकसित हो रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। और यहां पर आपने क्या देखा, नेचुरल तरीके से गाय के गोबर का, यूरिन का इस्तेमाल हुआ, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल हुआ, खेती भूमि को उर्वरक बनाए रखने के लिए मल्चिंग और वाष्प का इस्तेमाल हुआ। कहीं भी कोई रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया, केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज नहीं हुई, कहीं पर कोई हमने जो नेचुरल जो तरीके थे उससे अलग नहीं गए। जहां पर जिस एनवायरमेंट में जिस तरह की खेती की जानी चाहिए हमने वही चीज वहां उपजाई। तो ये प्रकृति के अनुरूप हो गया, जिसका फायदा ये होगा कि मार्केट में इसको ज्यादा कीमत देकर खरीदने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। और एक एडवांटेज ये होगा कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है, इसमें हमने प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने न तो प्रकृति को कोई केमिकल रासायनिक केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जिससे कि पानी, वाटर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन बढ़ जाता था, या पत्तियों या बीजों के ऊपर या खाने पीने की चीजों पर पेस्टिसाइड्स आ जाते थे। हमने पेस्टिसाइड यूज नहीं किया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया। और केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करने से मिट्टी की उर्वरकता बराबर मेंटेन रही, बराबर बनी रही। तो क्या हुआ कि सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी कि आज हमारी जमीन जैसी है वो आने वाले 25 सालों तक भी हम खेती करेंगे तो वो हमारा जो प्रोसेस, जमीन की जो उर्वरकता है, सस्टेनेबल फार्मिंग बनी रहेगी। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का ये भी एक फायदा हो गया। फिर बचा सॉइल इरोशन, भाई मिट्टी का अपरदन भी कम होगा क्योंकि हम जो है, देखिए एक तो बहुत ज्यादा डीप उसको हम हल भी नहीं चलाते, उसमें बहुत ज्यादा गहराई से उसको खेत को जोतते नहीं है, मिट्टी को बहुत ज्यादा पलटते नहीं है। जैसा नेचुरल उसका प्रोसेस है या जितनी हमें जरूरत है उसी के मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं। और मल्चिंग में क्या होता है, मल्चिंग में तो मिट्टी को हम लोग वनस्पतियों से, घास फूस से या पल्सेज के जो ऊपर के जो पदार्थ होते हैं, पत्तियां वगैरह रहती है, उससे ढक देते हैं, तो उससे भी मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। तो सॉइल इरोशन भी कम होता है। अगर तेज हवाएं चलती हैं या मान लीजिए पानी का बहाव आया तो भी इरोशन नहीं होगा। तो मिट्टी के इरोशन से भी बचाव हो गया, है ना। और साथ ही साथ खेत की उर्वरकता भी बनी रही। और सबसे बड़ी बात ये जो है, ये पूरा का पूरा जो है हमारे जो फार्मिंग है 2024 तक, 2024 तक बहुत सारे राज्यों ने इस तरह की खेती में अपनी रुचि दिखाई है। और खासकर आंध्र प्रदेश का उदाहरण इसमें बहुत उल्लेखनीय है, जिन्होंने 2024 तक अपनी पूरी फार्मिंग को नेचुरल बजट फार्मिंग या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रूप में कन्वर्ट करने का प्रॉमिस किया है। तो ये भी चल रहा है, अलग अलग राज्य इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, किसानों को इसको ट्रेनिंग दी जा रही है, एग्रो इकोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके
इसके अलावा जो मैंने आपको 4 पिलर बताए, जीवनामृत, बीजामृत, अच्छा दाना एंड वास्प, इन सब चीजों को किसानों को बताया जा रहा है। खासकर छोटे किसानों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो त्रस्त हो चुके थे। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बहुत सारी जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया से उनको बहुत ज्यादा खर्च भी पड़ रहा था, उत्पादन जो है जरूर बढ़ रहा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की खासियत है उत्पादकता तो बढ़ती है उससे, चाहे वो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हो या सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, है ना, तो उससे प्रोडक्शन जरूर बढ़ा, लेकिन उसके जो निगेटिव इम्पैक्ट है या जो छोटे किसानों को जो उससे जो फायदा जितना उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, उसी के एक विकल्प के रूप में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का विकास हुआ और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इससे जो उत्पादित होने वाली चीजें हैं उसमें उसकी बाजार में कीमतें भी बढ़ेंगी और इससे कुल मिलाकर के जो हमारे 85% किसान भाई हैं, फार्मर्स हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार भी होगा।